जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ की सीरीज़ में आज आपका क्लास नंबर 17 है। अभी तक हम लोगों ने अपने 16 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 17वां है, ठीक है ना। तो ये 17th नंबर के लेक्चर में आज हम लोग जो सीखेंगे वो है फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। और वैसे इसमें होता क्या है, जैसे ये कपड़े की बुनाई कैसे होती है, ये किस तंतु का है या धागा, तो उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझिएगा, काफ़ी आसान भी लगेगा बाद में, अभी हो सकता है नया लगे, ठीक है ना। देखिए, फाइबर का मतलब होता है आपका तंतु, ठीक है ना, और फैब्रिक का मतलब होता है वस्त्र। तंतु मतलब जैसे ये धागा, ये शर्ट है मेरी, धागे से बनी हुई है ना, तो ये धागे को बोलते हैं फाइबर यानी कि तंतु बोलते हैं। और जो पूरा इन्हें मिला करके जो कपड़ा बना दिया जाता है उसे फैब्रिक बोलते हैं। तो धागे से कपड़े बनाने तक का जो सफ़र होता है उसके बारे में हमें समझना है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइबर की यानी कि तंतु की बात करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे ना, तंतु जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है नेचुरल। नेचुरल से मतलब होता है जो कि पेड़ पौधों या फिर जंतु जानवरों से मिलकर के बनाया जाता है, तंतु निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है फैक्ट्रियों वगैरह में, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में हमें आज समझना है। तो एक एक बात को बहुत बारीकी से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, फाइबर यानी कि तंतु। तंतु एक पतली धागे जैसी संरचना होती है जो प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। और फैब्रिक का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है ना। तो वस्त्र कैसे बनता है, तंतुओं को बुन करके या सिलाई करके इन्हें क्या करते हैं, वस्त्र बनाया जाता है। इतनी बात समझ गया। चलिए, तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ फाइबर्स की बात कर लेते हैं, तंतुओं के प्रकार की। मैंने बताया कि फाइबर्स जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है प्राकृतिक तंतु, ठीक है ना, और एक होता है कृत्रिम जिसको कि सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्राकृतिक कैसे कहते हैं, देखिए, ये तंतु पौधों और जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। कैसे पौधों और जानवरों से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में जूट का खेती करते हैं लोग, ठीक है ना, कपास की खेती करते हैं, सिल्क वाम देखा होगा, सिल्क से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। भेड़ बकरियों के बाल से क्या बनाए जाते हैं, ऊन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नेचर की ही तो है। तो ये आपका हो जाता है कैसे, प्राकृतिक। ये हो गया आपका प्राकृतिक फाइबर हो गया जो प्रकृति ने हमें दे रखा है। दूसरा आपका आ जाता है क्या, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है ये रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल आप लाइनन या नायलॉन याद रख सकते हो, और पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है ना, एक्रेलिक भी होता है। तो एक तो पहली बात तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके एग्जाम्पल एक दो याद रख लो। क्या, नायलॉन। नायलॉन की रस्सियां वगैरह बनती हैं, आप देखेंगे बहुत टाइट होती हैं, ठीक है ना। तो वो रासायनिक विधियों द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, उसमें नेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा, इतनी बात समझ गए। दूसरा क्या याद रखोगे, पॉलिएस्टर हो गया, कुछ कपड़े पहने जाते हैं पॉलिएस्टर के, ठीक है। और क्या हो गया, एक्रिलिक हो गया। ये सब किसके उदाहरण है, सिंथेटिक फाइबर का यानी कि कृत्रिम तंतु के। इतनी बात याद हो गई। तंतु कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जो हमें पेड़ पौधों या फिर अपने जंतु जानवरों से मिलते हैं। दूसरा आपका होता है सिंथेटिक जो कि रासायनिक विधि द्वारा फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखोगे। चलिए, अब हम एक एक करके समझ लेते हैं पौधों से कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, ऊन है ना, ऊन से आप लोगों ने स्वेटर बुनता हुआ देखा होगा, अभी जस्ट ठंडी जा ही रही है, गांव में बुना जाता है कुछ जगह अभी भी। चरखा देखा होगा गांधी जी वाला, जिससे ये काटते थे सूत को, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु, सबसे पहला पौधा आप लोगों को याद होगा कॉटन, कपास। कपास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कपास की खेती की जाती है, उससे क्या किया जाता है, सन निकाला जाता है जिससे कपड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो कपास की अगर मैं बात करूं, इसके सोर्स की बात करूं, तो कपास जो क्या पौधा, कपास प्राप्त कहां से होता है, हमें पौधों से ही तो प्राप्त होता है। कपास से जो होते पौधे होते हैं, ठीक है ना। अभी इनके बारे में और डिटेल में हम लोग समझेंगे, पहले आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता चलता हूँ। कपास के पौधे से प्राप्त होता है कपास हमें, ठीक है ना। ये गर्म और काली मिट्टी में के क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती कहाँ की जाती है। तो पहली बात, गर्म और काली मिट्टी, ठीक है ना। तो काली मिट्टी में ही कपास उगाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में, अदर एग्जामों में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखोगे। अब दूसरा आपका पौधे कौन सा हो सकता है,
दूसरा पौधा आपका आता है जूट का, जूट या फिर पटसन बोलते हैं। अरे आप में से जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन लोगों ने देखा होगा कि खेत में बोया जाता है पटसन, गन्ने के किनारे किनारे पे भी कुछ लोग लगा देते हैं, उसको सुखाने ला करके कुछ दिन तक पानी में भिगो के रखा जाता है तो सनई निकलता था जिससे रस्सी वगैरह बनती थी, ठीक है ना। अरे काफ़ी सन 2000 के आसपास में ये सारी चीज़ें होती थी गाँव में, मैं भी बचपन में देखता था, ठीक है ना। तो जूट हो गया, तो उसी को बोलते हैं जूट, जूट के बोरे बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जूट के पौधे के तने से ये सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में इनके स्टेप्स बताऊंगा, कैसे कैसे धागा निकाला जाता है वो सब समझाऊंगा, घबराइएगा मत, पहले एक ओवरव्यू दे दूं। तो स्रोत क्या हो गया, जूट के पौधे से निकाला जाता है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल एरिया है वहाँ पे कुछ मात्रा में पहले पाया जाता, तो अब तो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये उगाए जाते हैं, तो कई बार इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये देखिए एनसीईआरटी की फोटोग्राफ्स है, देखिए आपके सामने लगा हुआ, इस तरह से बुनाई वगैरह होती है, ठीक है। तो हमने दो तरीके के पौधे देख लिए, प्राकृतिक में दो पौधे देखा, कपास देखा और जूट देखा, जहाँ से हम क्या करते हैं, फाइबर्स निकालते हैं, यानी कि तंतु निकालते हैं, ठीक है। तीसरा अब हम देख लेते हैं एनिमल फाइबर कैसे बनता है, जानवरों से कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों ने ऊन देखा होगा, ऊन अभी तो नहीं, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो ज़्यादा चीज़ें वैसी हो गई हैं, मशीनरी हो गई हैं, नहीं तो गांव में मम्मियाँ ठंड के मौसम में वो ले करके बुनती रहती थी स्वेटर, ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, ये जानवरों से मिलता है, ठीक है। जैसे भेड़ बकरियों या याक से प्राप्त किया जाता है, उनके जो बाल होते हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऊन क्या होता है, नरम, गर्म और सर्दियों के कपड़ों के लिए उपयुक्त होता है। तो इतनी बात समझ गए, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझ लो, अभी इनके स्टेप्स सिखाऊंगा आप लोग को। चलिए यहाँ पे देखिए ये बुनाई की जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है कि सिल्क, ये भी प्राकृतिक रेशा होता है। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये सिल्क के कीड़े द्वारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो सिल्क के कीड़ा होते हैं, उनसे सहतूत के वृक्ष पे ये पाए जाते हैं, उसमें पत्तियां खा के जिंदा रहते हैं। इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये काफ़ी चमकीले और मुलायम होते हैं, इनकी बनावटी प्रसिद्ध होती है इसी के लिए, ठीक है। तो सिल्क हो गया, ओवरव्यू आप लोग समझ गए। तो अब आइए मैं आप लोगों को इनके स्टेप्स सिखाता हूँ कायदे से, ठीक है ना। अच्छा, अभी उससे पहले तंतुओं से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में कुछ वर्ड पूछे जाते हैं। जैसे आपको धागा दे दिया, तो धागा, जैसे आपके पास ऊन है, ऊन ले लिए, अब आप उसको बुन रहे हो, कई भी कुछ होते हैं, देखिए लेडीज होती थी दो धागे को एक में पिरो पिरो करके बुनती थी, ठीक है ना। कुछ लोग एक धागे से पता नहीं क्या करके बिना जाता था। तो उन सबके ना नाम है, तो नाम से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक वर्ड होता है जिनिंग या गिनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये पहला प्रोसेस होता है जब कपास के बीज को अलग किया जाता है। क्या होता है, देखिए बीजों से कपास के रेशे को अलग करने की प्रक्रिया होती है। याद रखना, आपको सीधा वर्ड दे देगा, गिनिंग का क्या अर्थ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोल देगा कि बुनाई करना, या बोलेगा कपास के बीज से रेशे को अलग करना। तो आपको ये याद रखना होगा कि गिनिंग का मतलब होता है, गिनिंग उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बीजों से कपास के रेशे को अलग करना होता है, ठीक है, सेपरेशन करना होता है कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये वर्ड आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है वर्ड स्पिनिंग, सुतली बनाना। स्पिनिंग आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से घुमा घुमा के गांव में रस्सी बनाते थे, जिससे वो काम किया जाता था, चारपाई पे धागे लगा करके बिने जाते थे, ठीक है ना। तो देखिए स्पिनिंग या सुतली बनाना क्या होता है, तंतुओं को एक साथ मोड़कर सूत बनाया जाता था। उसमें जो सुतली होती थी उसको लगा लगा करके ऐंठ करके ऐसे मतलब लपेट लपेट करके रस्सी जैसा बनाया जाता था। तो इसके लिए जो वर्ड प्रचलित है एनसीईआरटी में, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। याद रखना ना, स्पिनिंग क्या होता है, सुतलियों को घुमा घुमा करके जो धागे या तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ये अब जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या, वेविंग एंड केनेटिंग बोलते हैं या सिलाई बोलते हैं। बुनाई और सिलाई क्या होता है ये समझ लेना, बुनाई और सिलाई क्या होता है, वेविंग क्या होता है ये समझो। बुनाई से क्या मतलब होता है, वेबिंग का मतलब होता है बुनाई में करघे पर 2 धागे, या ये याद रखना, 2 धागे को आपस में जोड़ा जाता है। जब 2 धागों को उमेट उमेट करके बनाया जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं वेबिंग, यानी कि बुनाई बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका सिलाई, या फिर आता है
निटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिलाई में एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है, एक धागे का लूप बना करके कपड़े को तैयार किया जाता है। सिलाई मशीन में भी देखते होंगे एक धागा होता है, उसका लूप बना करके तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में, तो ये वर्ड आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। वेविंग का हमेशा याद रखना, 2 धागे से बनाया जाता है, और नीटिंग का मतलब होता है एक धागे से। सिलाई अगर लिख देगा तो समझ ही जाओगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के इस्तेमाल क्या होते हैं, अरे भाई फाइबर्स मतलब वस्त्र की बात कर रहा है। वस्त्रों का क्या इस्तेमाल होता है, डेली रोज़मर्रा के कपड़े बनवाए जाते हैं जो हम लोग पहनते हैं, घरों को डेकोरेशन वगैरह के लिए पर्दे वगैरह बनवाए जाते हैं, औद्योगिक में जैसे बैग हो गया, रस्सी हो गया, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत आसान था, ये समझ गए होंगे। अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि सिल्क से कैसे रेशा निकाला जाता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए एनसीईआरटी का फोटोग्राफ्स भी है। इसमें सिल्क वार्म होते हैं जिसको कि माउथ बोला जाता है। उसके पहले अंडे आते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर कोकून बनता है, फिर एडल्ट बनते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो ये अब आपको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। तो रेशम के बारे में तो हमने बता ही दिया कि देखिए सबसे पहले एक वर्ड और याद रखना, रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। क्या है, प्रोटीन फाइबर। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ सीटेट में कि रेशम किस तरह का फाइबर है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन फाइबर है। क्या याद रखोगे, प्रोटीन फाइबर है, ठीक है ना। जो रेशम के कीड़ों यानी कि सिल्क वार्म द्वारा उत्पादित किया जाता है, यह अपनी चमक, मुलायम बनावट और शानदार लुक के लिए प्रसिद्ध है। और क्या है, इसे मुख्य रूप से महंगे परिधान और सजावटी वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है। क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो ये याद रखना है कि प्रोटीन फाइबर होता है, क्या, रेशा हमारा जो सिल्क होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके स्रोत क्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है रेशम का मुख्य स्रोत जो होता है रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है ना, जो सहतूत के वृक्ष पे पाया जाता है। सहतूत के पत्ते को खा करके जीवित रहते हैं, ठीक है, अपनी लार्वा से रेशम बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखोगे, इनके स्रोत हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, इसकी खेती भी की जाती है। अब इसके प्रोसेस पे आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये याद रखना। कई बार अदर एग्जामों में ये डायरेक्ट नाम से पूछे गए बीपीएससी वगैरह में कि रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं आप लोग, सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण होते हैं, इन चरणों को स्टेप वाइज याद रखना। रेशम से रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अंडे देने वाले जो वर्म्स होते हैं उनसे अंडे निकालते हैं। पहले देखिए रेशम के जो पतंगे होते हैं, स्किल माउथ बोलते हैं, सिल्क माउथ बोलते हैं, स्किल बोल रहा हूँ, सिल्क माउथ बोलते हैं इसको, अपने अंडे देती है। पहला स्टेप यही हो गया कि सिल्क के अंडे निकलते हैं जो कीड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इन अंडों से लार्वा निकालते हैं, तो ये स्टेप याद रखना, सबसे पहले अंडा देने वाला आएगा इसमें। दूसरे स्टेप में क्या होता है, रेशम कीट का पालन। इस पालन से मतलब हो गया लार्वा को सहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। अब भाई जो कीड़े हैं, रेशम ने क्या किया, बड़े जो कीड़े होते हैं उन्होंने अंडे दिए, उसका पालन पोषण होगा, मतलब उन्हें सहतूत की पत्तियां खाने के लिए दिया जाएगा। सहतूत की वो पत्तियां खाएंगे तो लगभग 20 से 30 दिनों में वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जो बच्चे हो गए, वो कीड़े बने हैं, वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं 20 से 25 दिन, और कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। कोकून क्या होता है, पहला स्टेप होता है। पहले क्या हुआ देखिए, पहले स्टेप में अंडे जो थे, फिर उन्हें क्या हुआ, सहतूत के पत्ते खाए, पत्ते खाने के बाद 20-25 दिन लगा, वो कोकून बनाना शुरू कर दिए। कोकून जो होता है इस तरह से दिखेगा आपको, फोटोग्राफ्स में ऊपर था, ठीक है ना। अब उसके बाद का स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, कोकून बनना, कह रहे हैं लार्वा अपने चारों ओर एक प्रोटीन से बने रेशे को घेरा बनाते हैं जिसे कोकून कहते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कीड़ा है, इसके चारों तरफ ना ये घेरा बना देता है उससे, लार्वा से, बाद में वही लार्वा रेशा बनता है जब उसे उबाला जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेप याद रखना। तो कोकून बनना शुरू हो गया, ये हमने बता दिया। कोकून के भीतर लार्वा यानी कि प्यूपा में बदल जाता है, जो अंदर वाली चीजें होती हैं वो प्यूपा में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है, चौथे स्टेप में कोकून से रेशम निकालना। उसके बाद क्या करते हैं, कोकून जो बन गया, जैसे ये कोकून बन गया आपका, इसके ऊपर रेशम के वो लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उसको निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, कोकून को ही गर्म पानी में डुबोकर रेशे को नरम किया जाता है। कई जगह इसको बोलेगा कि कूट करके निकाला जाता है, उसको गर्म पानी में डाल करके वो कीड़े मर जाते हैं, उससे रेशम निकाला जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं इसके बाद रेशे को खोला जाता है और रीलिंग मशीन्स की मदद से सिल्क यार्न बनाया जाता है। तो इसके बाद इसे जो उलझे रहते हैं उनको खोल करके अलग कर करके झाड़ करके टांग करके सुखवाया जाता है, ठीक है ना। 4 स्टेप हो गया। तो एक बार स्टेप याद रखो, इसका क्वेश्चन ही स्टेप से बनता है, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर। पहला,
सिल्क वार्म के अंडे, अंडे धीरे धीरे क्या होते हैं, लार्वा उससे निकलता है, चेंज होकर के फिर कोकून बना लेते हैं, कोकून के ऊपर लार्वा जमता है, मतलब सेकंड स्टेप में उन्हें पाला जाता है 20-25 दिन तक। और पालते टाइम क्या खिलाया जाता है, सहतूत की पत्ती, ठीक है ना। वो फिर लार्वा छोड़ते हैं जो कोकून का निर्माण कर लेता है चारों तरफ। अब वो कोकून जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, फिर उसे गर्म पानी में डाल करके कोकून मर जाता है। उसके बाद वहाँ से मशीनों के द्वारा या कुछ जगह पे छोटे बिजनेस में हाथ के द्वारा उसे अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। जब आपने अलग कर लिया तो कोकून का जो मतलब रेशे का जो कलर होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है, व्हाइट कलर होता है सेम एकदम, ठीक है ना, थोड़ा सा घास जैसा, ठीक है। बाद में अब उस पर डाई किया जाता है, रंगाई और बुनाई किया जाता है। रंगाई मतलब जैसे अगर मुझे इस तरह का कपड़ा पहनना है तो उसको इस तरह का रंग दे दिया गया, या फिर लाल का किसी को पहनना है तो उसका लाल कलर दे दिया गया, क्योंकि नेचुरल कलर उसका एकदम व्हाइट जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर धागा तैयार हो गया, फिर उससे बुनाई करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राप्त रेशे को रंगा जाता है और फिर इसे बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। तो ये 5 स्टेप में तैयार हो जाता है आपका रेशे। मैं एक बार फोटो से दिखा देता हूँ, रुक जाइए, यहाँ पे लगाया था, ये देखिए यहाँ होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, फीमेल माउथ लेस क्या करता है, एग्स छोड़ती है। जो इनका रेशम का कीड़ा होता है, फीमेल होती है, उसको सिल्क माउथ बोलते हैं, ठीक है ना। वो अंडे छोड़ती है। अब अगले स्टेप में लार्वा बनता शुरू होता है। ये कीड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्या खाते हैं, सहतूत के पत्ते खाते हैं, ठीक है ना, कैटरपिलर बोलते हैं इसको। उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं किस पे, कोकून में। कोकून में क्या होता है, द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। जो कैटरपिलर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे प्यूपा में धारण हो जाते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, ये देखिए इसके ऊपर रेशे का इस तरह से लग जाता है। बाद में ये क्या होता है, अडल्ट माउथ बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये मर जाते हैं। फिर से अडल्ट माउथ क्या करते हैं, बच्चे देती है, अंडे दे, सॉरी बच्चे नहीं, अंडे देती है। फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। बात समझ में आ गई। 4-5 स्टेप जितने बताए आपको याद रहेंगे, चलिए याद रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने लिखा है, पहले अंडे देना, मतलब जो फीमेल है अंडे देगी, फिर रेशम कीट का पालन होगा, सहतूत की पत्तियां खिलाई जाएंगी, कोकून बनेगा, कोकून को रेशम निकाला जाएगा, उसे गर्म पानी में डाल करके फिर रंगाई बुनाई ये सब होते हैं, ठीक है ना। स्टेप्स से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए यहाँ से सीटेट ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ रेशम के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। मतलब एक मलबरी सिल्क होता है, मलबरी सिल्क इसको सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। मतलब मलबरी का मतलब सहतूत वाले से, सहतूत के पत्ते खाने वाले कीड़ों से बनते हैं ये, ठीक है। सबसे शुद्धतम गुणवत्ता वाले रेशम यही माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका आता है टसर सिल्क, ठीक है ना। वाइल्ड सिल्कवार्म से प्राप्त किया जाता है, या थोड़ा मोटा और चमकदार होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। और एरी सिल्क, इसे कास्टर प्लांट पर पाले गए कीटों से प्राप्त किया जाता है। यह अधिक मजबूत और गर्म होता है, ठीक है ना। एक आपका आता है मूंगा सिल्क, ठीक है ना, ये असम में पाया जाता है ज़्यादातर। अच्छा, रेशम के उपयोग मैंने बता ही दिया, साड़ियों, दुपट्टा और शेरवानी बनाने में किया जाता है। सजावटी सामान उद्योग में टायर वगैरह और ये सब चीज़ें बनाने में किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि यह हल्का होता है, चमकदार होता है, और क्या होता है, प्राकृतिक लोच होता है, या गर्मी और ठंडी में, सर्दी में गर्म रखता है। मतलब कई सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ से भी कमी क्वेश्चन पूछता है इसके बनाने के स्टेप्स से, ठीक है, याद रखोगे इतना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में जो रेशा है यानी कि सिल्क है, वो प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है हमारा, ठीक है ना। और मुख्य जगह हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो अगर आ जाता है, ये एनसीईआरटी में था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो रेशम समझ लिए, रेशम के 5 स्टेप थे। पहला, फीमेल कीड़ा अंडे निकालेगा, अंडा को पाला जाएगा, मतलब रेशम के कीड़े को पाला जाएगा। फिर वो क्या खिलाया जाएगा उसे, सहतूत की पत्तियां, जिससे फिर लार्वा छोड़ेगा। लार्वा जब अपने ऊपर लपेटेगा तो वो कोकून का रूप धारण कर लेगा। अंदर के पार्ट को प्यूपा बोला जाता है। फिर कोकून से क्या किया जाता है, गर्म पानी में उबाल करके उसको किल वार्म बोलते हैं, किल करके रेशे निकाले जाते हैं, मशीन की सहायता से अलग किया जाता है। लास्ट में उसे पेंटिंग कर करके क्या किया जाता है, बुनाई करना शुरू कर देते हैं। तो अपना सिल्क समझ गए। ऊन प्राप्त करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ऊन भेड़, बकरी, याक और खरगोश जैसे जानवरों के से प्राप्त किए जाते हैं। इसके मुख्य स्टेप क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, भेड़ बकरियों के शरीर से बाल को काट कर अलग किया जाता है, जिसको बोलते हैं शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। देखिए भेड़ के ऊन को कतरने की मशीन से काटा जाता है, इस क्रिया को शेयरिंग बोलते हैं। पहला स्टेप शेयरिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, और स्कॉरिंग बोलते हैं। स्कॉरिंग में क्या होता है, ऊन को साबुन और पानी से धोया जाता है, गंदगी को दूर किया जाता है, शुद्धि हटाते हैं। जैसे बाल काट के लाए, अब उसको सफाई होगी, अच्छे से धुला जाएगा, उसको स्कॉरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा स्टेप।
तीसरे स्टेप में बोलते हैं सॉर्टिंग होता है, ठीक है। सॉर्ट करना मतलब, सॉर्टिंग का मतलब होता है अच्छी चीज़ों को अलग करना, खराब चीज़ों को अलग करना। तो देखिए साफ ऊन को गुणवत्ता और बनावट के आधार पर अलग किया जाता है, तो सॉर्टिंग हो गया तीसरा स्टेप। ये देखिए आपको एनसीईआरटी से फोटो लिया है, ये देखिए ऊन कैसे बना है, ऊँट हो गया, इससे याक हो गया, सिप हो गया, इनसे बालों से काट करके, ठीक है ना। चलिए, जब आपने क्या किया, अलग कर लिया, उसके बाद कार्डिंग होता है। कार्डिंग में क्या किया जाता है, ऊन के रेशे को सीधा और सुलझाने के लिए कंघी किया जाता है। इसको ना ऐसे ऐसे करके कंघा मार मार करके सीधा किए जाते हैं, तो इसको, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं। तो पहले यही याद रखना, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, बाल कट करेंगे, कट करने के बाद साबुन वगैरह लगा करके धुलेंगे, ठीक है ना। धुलने के बाद क्या काम होता है, उन्हें सॉर्टिंग करेंगे, अच्छे बुरे को अलग अलग कर लेंगे, अच्छा जो है एक जगह, खराब एक जगह। उसके बाद कंघी से कार्डिंग किया जाता है, कंघी से उसे सीधा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, रेशे को मोड़कर धागा बनाया जाता है। अब भाई उसको घुमा घुमा करके, कोई कहीं देखोगे 2 धागे वाला रेशा होता है, ऊन देखोगे तो वहां समझ जाओगे, ठीक है ना। तो रेशा बना लेंगे जिसको स्पिनिंग बोलते हैं। लास्ट स्टेप में क्या किया जाता है, डाई क्लीनिंग करा, मतलब डाई वगैरह लगा करके, पेंट, जिस कलर का ऊन चाहिए उस कलर का पेंट लगा करके, और क्या करता है, फिनिशिंग किया जाता है सफाई से, ठीक है ना। तो ऊन को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है और कपड़े बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो जैसे जैसे उसके 4-5 स्टेप थे, वैसे ही ऊन बनाने के भी 4-5 स्टेप होते हैं। शुरुआत याद रखना और अंत याद रखना, तो पकड़ पाओगे ऑप्शन। चलिए, अब उसके बाद देखिए जूट का बारी आ जाता है। जूट से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके स्टेप समझ लेते हैं। जूट मुख्य रूप से भारतवर्ष के बांग्लादेश में उगाया जाता है। इसे पौधे के तनों से प्राप्त किया जाता है। और इसके मुख्य चरण क्या क्या है, देखिए, वैसे जूट का मैंने थोड़ा बचपन में देखा हुआ कैसे काम होता था। इसको सबसे पहले काट लिया जाएगा, जब इसका फूल लगना शुरू होगा ना, तो इसका हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की जाती है। जब जूट के पौधे फूल की अवस्था में आते हैं तो काट लिया जाता है। काटने के बाद इसका जो छाल होती है थोड़ी ना मजबूत होती है, तो उसके 2-3 हफ्ते तक पानी के अंदर, जैसे तालाब वालाब होता है ना, उसको मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर दबा दिया जाता है, तो वो फूल जाता है, नरम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग में क्या काम करते हैं, देखिए, तनों को 2-3 हफ्तों तक पानी में भिगोया जाता है और ताकि रेशे नरम हो जाए। जब रेशे नरम हो जाते हैं फिर स्ट्रिपिंग किया जाता है। स्ट्रिपिंग में क्या होता है, नरम हुए तनों को रेशे से हाथ से अलग कर लिया जाता है। आप लोग देखे होंगे, अरे जो यूपी बिहार के बच्चे होंगे उनको याद होगा, पटुआ बोलते हैं, पटुए को ना वो पत्थर लेकर के रगड़ा जाता, धुला जाता था। अरे जो सन 2000 के आसपास ये चीज़ें मैं गांव में देखता था, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। तो इस स्टीपिंग होता है, जब उसकी सफाई करके उसे अलग किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, धोया और सुखाया जाता है। जो सनई निकलती है उसको धो करके वॉशिंग करके सुखाया जाता है। देखिए, रेशे को धोकर गंदगी हटाई जाती है और फिर उसे धूप में सुखाया जाता है। जब वो सूख जाता है उसके बाद क्या होता है, बडलिंग होता है। बडलिंग क्रिया में क्या करते हैं, जूट रेशे को गट्ठों में बांधकर फैक्ट्री भेजा जाता है। जब ये काम हो जाएगा तो उसको गट्ठर बना लिया जाएगा, सन को लपेट लपेट करके उसे फैक्ट्री भेजेंगे, वहाँ पे कारखाने में जो बनाना होता है, कपड़े पड़ा बनना शुरू हो जाता है। तो जूट के भी स्टेप समझ गए। जूट को सबसे पहले जब वो फ्लावर की स्थिति में आएगा तो पौधे को काट लिया जाएगा, 2-3 हफ्ते पानी में भिगो के रखा जाएगा ताकि वो फूल जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसके बाद उसको सफाई की जाती है, ठीक है। सफाई के बाद क्या होता है, बल्डिंग की जाती है, मतलब गट्ठर बना करके भेज दिया जाता है। तो ये आपको याद रहने चाहिए। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। कपास आ जाता है। उसके बाद आपका कपास देखते होंगे तो इस तरह से बॉल जैसा संरचना में उसमें रुई भरी होती है, कॉटन। देखिए, कपास पौधों से प्राप्त किया जाता है, कपास के ही पौधों से प्राप्त किया जाता है। और इसके उत्पादन के मुख्य चरण निम्नलिखित है। क्या, कपास की खेती कैसे होता है, देखिए, इसकी खेती के लिए क्या जलवायु चाहिए, सुन लीजिए। कपास को गर्म जलवायु और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये याद रखोगे, कपास कैसी जगह उगता है, गर्म जलवायु होनी चाहिए और काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद फूल और बॉल बनना। इसमें क्या होता है, फूल खिलने के बाद कपास की बॉल बनती है जिसमें रेशे होते हैं। फूल खिलेगा ना तो ऐसे बॉल जैसा होगा, गोले जैसा, ठीक है ना, इतने इतने गोले होते हैं, व्हाइट कलर के बिल्कुल, तो वो बनना शुरू होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कपास की चुगाई की जाती है। चुगाई मतलब उसे नोच नोच करके हाथ से इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है। जब कपास की बॉल फटने लग जाती है, इसमें देखोगे ना, अरे गांव में पहले रुई की खेती होता तो रुई बोलते थे, ठीक है। वो ऐसे मुंह खुलने लग जाता, जब खुलता है तो उसमें से रुई निकल के उड़ने लग जाती है, तब ये बोला जाता था कि कपास पक गया है, अब इसको नोच नोच करके इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, कपास की चुगाई कर लिया आपने, हाथ से, मशीन से, जैसे भी होता है उसे निकाल लेते हैं, जितना बड़ा बिजनेस है उस हिसाब से।
अब उसके बाद आ जाता है जिनिंग, या गिनिंग बोलते हैं या जिनिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन का उपयोग करके बीजों को रेशों से अलग कर लिया जाता है। उसमें देखोगे ना छोटे छोटे बीज होते हैं। मुझे याद है बचपन में हमारे खेत में था, तो मम्मी वहाँ से जब हम लोग तोड़ के लाते थे ना, तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, ऐसे 2-4 पौधे लगे हुए थे। तो उससे क्या करती थी ना, वो दीपक जलाया जाता है ना दीपावली पे, तो कॉटन से उसमें देखोगे बीज रहता था, तो उससे ना ऐसे हाथ से मल मल करके धागे उसको वो बनाते थे, जो दीपक में लगाया जाता है, जो जलता है, कॉटन का बनाया जाता है। तो उसमें छोटे छोटे काले काले बीज होते थे। तो जो वो बीज हम लोग हाथ से निकालते हैं, उसको कई जगह जब बड़े पैमाने पे काम किया जाता है तो उसे मशीन से भी निकाला जाता है। इस प्रोसेस को जिनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे आप लोग। जो लोग यूपी बिहार के होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप में से भी बहुत लोगों ने देखा भी होगा ये, ठीक है। देखिए, साफ करना और छटाई हो गया। कपास को साफ किया जाता है और गुणवत्ता के आधार पर छांट लिया जाता है, ये सब हो गया। उसके बाद सूत बनाना, भाई हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, हम लोग 1-2 पौधे थे, तो उससे क्या करते थे, खुद से हाथ से रगड़ करके वो मतलब बत्ती, दिया बाती होता है ना, बाती बना करके रख लेते थे, जलाया करते थे दीपावली पे। अब सूत बनाना क्या हो गया भाई, स्पिनिंग हो गया, काटते थे इसको, कपास के रेशे को सूत में बदला जाता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। अब सारे स्टेप अपने कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। थ्योरी कैसे समझ आई उसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश कीजिएगा पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा, पढ़िए इसको। ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपके सामने असर्शन यानी कि अभिकथन दे रखा है। कह रहा है कि रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को ककून के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। हाँ, कुचलने की विधि का मतलब वही बोला ना कि वार्म किलिंग कहते हैं इसको, तो गर्म पानी वगैरह में उसे किल कर लिया जाता है। तो ये अपने आप में सही है, असर्शन क्या है आपका, सही है, ठीक है। कारण क्या है, कह रहे हैं ककून से रेशम के कीड़े के बाहर निकालने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम होता है, ठीक है। इसको ये बोला जाता है, अहिंसा रेशम बोला जाता है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। अहिंसा रेशा बोला जाता है, इसका नाम है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कथन और कारण दोनों सही है, बट कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये वाला आंसर इसका सही होगा। तो देखिए कहाँ है, ये बी पे दिया है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1-2 बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया ना, स्टेप्स से क्वेश्चन पूछ लिया। ऊन बनाने का क्या क्या स्टेप्स होता है हमने अच्छे से सिखाया है, कर देना, आंसर मन में कर लेना, ठीक है, कमेंट करके भी बता सकते हो। यहां कह रहा है भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में बताइए। मुझे याद है मैंने पहले आपसे कहा कि मशीन या फिर ट्रिमर से उसको सबसे पहले कट किया जाता है बालों को। तो पहले क्या होगा, कटाई होगा। अभिमार्जन मतलब होता है धुलाई, सफाई करना, तो ये तो सेकंड स्टेप था। तो पहले स्टेप पे आपका आ जाएगा ऊन की कटाई करना, तो इसको पहले काटते हैं, जिसको कि सीयरिंग बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए सी से शुरू होगा आपका आंसर, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जितने ऑप्शन ए से शुरू है इसको काट दो, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपके निकल गए, ठीक है। कटाई करने के बाद उसका अभिमार्जन होता है। अभिमार्जन का मतलब साबुन वगैरह लगा करके धुला जाता है, साफ किया जाता है, जिसको स्कोरिंग बोलते हैं। तो फिर ए आ जाएगा, सी के बाद ए, यहां पे भी सी के बाद ए ही दिया हुआ है, ठीक है। अब जब वो आ जाता है, धुलाई वगैरह हो जाती है, तो अच्छे और खराब वाले को मैंने बोला था छटाई किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, अच्छे रेशे को अलग, खराब वाले को अलग। तो चौथा उसके बाद आ जाएगा डी, सॉर्टिंग का काम होगा। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन भी कट गया, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बी पे आ जाते हैं, बी के मतलब फिर उसकी क्या होती है, धुलाई की जाती है, सॉरी धुनाई बोलते हैं उसको, धुनाई की जाती है। उसके बाद बुनाई और रंगाई करके बेच दिया जाता है, ठीक है। ये स्टेप आपको याद रहने चाहिए कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कैटरपिलर, अच्छा कैटरपिलर रेशम कीट जिसको बोलते हैं, जिस पदार्थ के बने रेशे का स्राव करता है उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था प्रोटीन होता है, प्रोटीन रेशा होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, फाइबर, ठीक है ना। चलिए, सारी बातें मैंने पहले ही आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आप लोग आंसर कर पाओ अच्छे से। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है, प्राकृतिक वाले का पूछा है, ठीक है ना।
तो ऊन उतना मजबूत नहीं होता, सबसे ज़्यादा मजबूती जो होती है सिल्क की होती है, सिल्क रेशे की होती है, ठीक है ना, जूट भी नहीं होता है, और ये फ्लीस तो हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है ना, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा सही। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है, याद रखना इस बात का। फिर से देखिए ऊन वाले का स्टेप पूछ लिया इसने, कह रहा है भेड़ से ऊन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के सही चरण बताओ। सबसे पहले चरण में हम क्या करेंगे, ऊन की कटाई करते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं। कह रहा है ऊन की कटाई यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अभिमार्जन, पहले ही अभिमार्जन नहीं करोगे, यहाँ कह रहा है छटाई, पहले ही छटाई नहीं करोगे, यहाँ पे कह रहा है ऊन की कटाई, हाँ, तो 1 और 4 में से कोई आंसर हो सकता है। दूसरे स्टेप में इसका अभिमार्जन मतलब साबुन सरफ लगा करके साफ करना होता है, तो यहाँ पे दूसरे में अभिमार्जन है, यहाँ पे भी अभिमार्जन है, यहाँ से बात नहीं पता चली। उसके बाद अच्छे और बुरे को मैंने बोला था छटाई कर दिया जाता है, सॉर्टिंग होता है, तो यहाँ छटाई हो रहा है। यहाँ तीसरे पे रंगाई, रंगाई सबसे लास्ट में आता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ स्टेप्स याद कर लो, याद कर लो, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद रंगाई और लाल लपेट करके उन्हें बॉल बना करके, देखते हो ना, ऊन आते थे गांव में पहले तो बॉल बन बन करके आते थे, उनको क्या करते हैं बांट दिया जाता, मतलब बेच दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलान करना है। गिनिंग किसे कहते हैं? गिनिंग मैंने बताया ना कि अभी जब वो दीपावली वाला एग्जाम्पल बता रहा था, तो उसमें क्या होता है, कपास के बीज से उसको अलग करना, बीज को अलग करना होता है, ठीक है ना। तो कपास के बीजों से रेशे को अलग करना, देखिए इसका आंसर ही सीधा सीधा मिला करके टाइप कर दिया गया है। ए वाले के सामने 3 ऑप्शन आया, तीसरा आएगा तो इसके सामने ही टाइप हो गया, जबकि ये ऊपर नीचे होना था, यहाँ होना था, ठीक है, कोई नहीं। गिनिंग का मतलब होता है कपास के बीज को रेशे से अलग करना, तो इसका मिलान 3 से हो गया। ए का 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। और क्या है, स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर क्या होता है, रेशों से धागे बनाने का काम होता है, 2 धागे मिला करके क्या होता है, स्पिनिंग होता है, ठीक है। ऐसे कताई की जाती है, तो गांव में इस तरह से घुमा घुमा के बांध बनाए जाते थे, ठीक है। तो बी का 4 यहाँ है, यहाँ बी का 4 है, ठीक है। उसके बाद होता है नीटिंग, मतलब सिलाई होता है, एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो सी आपका 2 के साथ है, कहाँ है, सी 2 के साथ इसमें भी है, और सी 1 के साथ, ये भी कट गया, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे सारे ऑप्शन के सामने ही मिलान कर दिया गया है, जबकि ये ऊपर नीचे थे, क्रम से थे, तीसरे को यहाँ रख दिया, तीसरे को यहाँ रखना था, यहाँ इसको 2 पे रखना था, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग अच्छे से इन्हें समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन किससे रिलेटेड है वो पूछ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ कौन सा विकल्प है? कह रहा है रेशम कीट पालन और वनोपजन, कीट पालने से वनों का उपजाऊ नहीं होना है, ये कट हो गया। रेशम कीट पालन और सहतूत कृषि, बिल्कुल, अगर रेशम का कीट पालन और सहतूत कृषि एक साथ है, सहतूत के पत्ते खा करके ही लार्वा बनाते हैं जिससे रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये सारा रेशम उत्पादन से ही संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो सैटरडे संडे कराता हूं प्रैक्टिस सेट, उसमें भी लिया था। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनको बताना है, कौन सा स्टेप सबसे पहले होता है, कौन सा सबसे बाद होता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहला स्टेप तो मैंने बताया था, जो फीमेल कीट होते हैं, फीमेल सिल्क माउथ होते हैं, वो अंडे देते हैं, पहला स्टेप था। तो देखिए कोकून पहले ही नहीं बनेगा, ये पहले पे नहीं आएगा आपका। बी पे कह रहा है फीमेल सिल्क माउथ लेस एग्स, मादा रेशम कीट अंडे देती है, तो पहला स्टेप ये है, सही है। आपका जो शुरुआत होगा वो बी से होगा, बी से यहां शुरू है, यहां शुरू है, ये नहीं है, काट दो, बी से यहां शुरू है, ठीक है। अंडे देने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है, अब उसके बाद अंडों को उचित तापमान पर गर्म किया जाता है। पहले तो ऐसे पाला जाता है, पालने वाला स्टेप यहां पे दिया नहीं है, उचित तापमान पे गर्म किया जाता है ताकि लार्वा निकाला जा सके, तो फिर डी आ जाएगा। तो बी के बाद डी, बी के बाद डी यहां पे है, यहाँ पे नहीं है, काट दो, यहाँ पे नहीं है, काट दो, ठीक है ना। सी में क्या है, लार्वा या रेशम कीटों को साफ ट्रे में ताजे सहतूत के पत्तों के साथ रखा जाता है। अंडों को उचित तापमान, देखिए पहले तो अंडे पैदा हुए हैं, तो अंडे से रिलेटेड उसके बाद वाला स्टेप आएगा, तो इसलिए डी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंडों को उचित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि लार्वा निकल सके, ठीक है। फिर उस लार्वा को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रेशम कीटों के साथ साफ कर लेके ट्रे में रख करके सहतूत की पत्तियों पे रखा जाता है, ठीक है।
तो डी के बाद आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, तो ये आ जाएगा, देखिए सी, तो आपका आंसर मिल चुका है। सी के बाद ई हो जाता है। मैंने बताया था जब वो सहतूत के पत्ते खा लेते हैं तो 20-25 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई वाला ऑप्शन। ई के बाद आपका ए आ जाता है, कोकून को धूप में सुखाया जाता है या फिर गर्म पानी में उबाला जाता है, ठीक है, तो ए आ जाता है। फाइनली एफ में क्या कर लेते हैं, कोकून से रेशे को निकाल करके अलग कर लेते हैं। तो आपको स्टेप्स याद रहने चाहिए, मैंने बहुत चिल्ला करके एक एक अच्छे से स्टेप समझाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, चलिए। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा वीडियो, 2 शब्द जरूर लिख के जाना, और अगर बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोगों को सीटेट तो पास करा के ही रहूंगा, बाकी अदर जो टीचिंग एग्जाम है उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस प्रबंध करता रहता हूँ, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो 1-2 दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।